नमस्कार। आज हम बात करते हैं ज्ञानेंद्र के द्वारा लिखित उनका पूर्ण पाठ है। आज हमारे सिलेबस में जो संकलित है बाजार दर्शन। परख, उनकी कुछ रचनाएं, उपन्यास। परख और सुनीता उनके महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। इन उपन्यासों के बाद 1937 में एक उपन्यास त्यागपत्र प्रकाशित होता है। हमारा प्रश्न बनता है कि परख और सुनीता के बाद 1937 में प्रकाशित किस उपन्यास ने ज्ञानेंद्र को एक महत्वपूर्ण उपन्यासकार के रूप में भरपूर प्रतिष्ठा दिलाई। तो हमारा उत्तर होने वाला है कि त्यागपत्र। त्यागपत्र रचना के बाद जो इनकी उपन्यास कृति है, इन्हें एक मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठा मिली है। परीक्षा में एक बात यह भी पूछी जा सकती है कि बाजार दर्शन जो पाठ है वो किस विधा की रचना है। तो हमारा उत्तर इसका रहने वाला है कि वो निबंध विधा की रचना है। दूसरी बात, परख, सुनीता और त्यागपत्र तीनों ही इनके उपन्यास हैं, इनके द्वारा लिखित है वो उपन्यास हैं। कुछ महत्वपूर्ण इनकी रचनाएं, जैसे कहानियों की बात करें तो इनकी कहानियों में खेल, पाजेब, नीलम देश की राजकन्या, अपना अपना भाग्य, तत्सत, ये इनकी कहानियों की किताबें हैं। हमें ध्यान रखना है कालजयी रचनाएं हैं। ज्ञानेंद्र की जो चिंतन दृष्टि है वो गांधीवादी है, गांधीवादी विचारधारा से प्रभावित हैं और गांधीवाद को इन्होंने बड़े हृदय से, गहराई से हृदयंगम किया है, हृदय में स्थापित किया है। ज्ञानेंद्र का जो बाजार दर्शन पाठ है वो आज के इस भौतिक और आर्थिक बाजार पर और उस बाजार के प्रति मानव के रवैये को लेकर एक गहरी पीड़ा को उजागर करता पाठ है, कटाक्ष करता पाठ है। अगर दूसरा प्रश्न देखिएगा, अगर हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठाक समझकर बाजार का उपयोग करें तो उसका लाभ उठा सकते हैं। प्रश्न, छोटे प्रश्न पर हम कई बार चर्चा करते हैं कि छोटे प्रश्नों पर हमें गौर करना चाहिए। बाजार का हम सच्चा लाभ कब उठा सकते हैं? जब हम बाजार का उपयोग ठीक ठाक करें, समझ कर करें कि मुझे बाजार से क्या चाहिए। हम अपनी आवश्यकताओं को जब तक नहीं समझेंगे तब तक हम बाजार का सच्चा लाभ नहीं उठा पाएंगे। अगर हम नहीं उठा पाए लाभ तो बाजार क्या करेगा? अपनी जादुई ताकत का हमें अपना गुलाम बना लेगा। हम जकड़े जाएंगे बाजार में। बड़े प्रश्न के रूप में इसका उत्तर आपको लिखना है। छोटे प्रश्नों पर हम चर्चा करते हैं। केवल बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को ज्ञानेंद्र ने अनीति शास्त्र कहा है। क्या कहा है? कि जो बाजार का ही पोषण करता है, ऐसी अर्थशास्त्र की किताब, ऐसा ग्रंथ, ऐसा जो अर्थशास्त्र केवल बाजार का ध्यान रखता है, किसका पक्ष लेता है? केवल बाजार का लेता है। ऐसे में ग्राहक का अगर ध्यान नहीं रखा जाता है, ग्राहक की आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखा जाता, तो ऐसे उसको पोषण करने वाला जो तत्व है वो अनीति शास्त्र है। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार मित्र अधिक सामान ले आने के पीछे किसकी ओट लेता है? वो अपनी पत्नी की ओट लेता है कि पत्नी साथ रही है इसलिए सामान ज़्यादा आया। पत्नी तो एक बहाना है, सामान पत्नी होने से नहीं आया। पत्नी को लेकर आप खेत चले जाइए, कहाँ से सामान आ जाएगा? अनेक भी और तत्व कब काम करते हैं। ठीक है कि पत्नी साथ में रही है, हो सकता है पत्नी का आग्रह रहा हो, श्रीमती का आग्रह है, मना नहीं कर पाए हों, लेकिन एक बाजार का भी तो तत्व है। बाजार नहीं होता तो कहाँ से सामान आता? बाजार होता, पत्नी होती, लेकिन साथ में पैसे भी तो थे। कई सारे फैक्टर मिलकर काम करते हैं। अगला प्रश्न, सामान अधिक आने में पत्नी की केवल ओट ली जाती है, मगर मूल एक और तत्व की महिमा है, वो विशेष है। वह तत्व किसे बताया गया? इस पाठ के अनुसार हमें उत्तर देना है। तत्व बताया गया मनी बैग, अर्थात पैसे की एनर्जी। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें तो पैसे की परचेजिंग पावर के प्रयोग में ही पावर का रस है। पावर का रस किस में बताया है? उसकी परचेजिंग पावर में। सामान किस अनुपात में आया है? परचेजिंग पावर के अनुपात में आया है कि जितने
जिस प्रकार के पैसे थे, जितने पैसे थे हमारी जेब में, उस अनुपात में ही सामान आया है। बाजार से सामान, अगला प्रश्न देखिए कि बाजार से सामान आने के सिलसिले में एक और भी महत्व का तत्व है जिसे हमें भूलना नहीं चाहिए, हमें विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, उसका भी इस कर्तव्य में पूरा पूरा हाथ है, उसका महत्व बना हुआ है। और वो तत्व कौन सा है? वो तत्व है बाजार। शैतान का जाल इस पाठ में बाजार को कहा गया कि बाजार लूटता है, जाल में फंसाता है। आओ मुझे लूटो और लूटो, सब भूल जाओ मुझे देखो, ये मूक आवाज़ किसकी है? ये बाजार की है। बाजार हमें आमंत्रित करता है कि आओ, कुछ भी नहीं लेना है तो भी देखो। विशेष बात एक नोट लगा कर लिखी गई है कि बाजार के आमंत्रण की एक खूबी है कि इसमें आग्रह नहीं है। आग्रह तिरस्कार जगाता है। कोई बुलाए तो हम मना कर सकते हैं, किसे मना करें? मूक ध्वनि है। ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? मूक होता है। प्रश्न ये भी है कि ऊंचे बाजार का आमंत्रण कैसा होता है? मूक होता है। और इससे चाह जगती है। चाह मतलब अभाव। चाह का मतलब ही क्या है? अभाव। अभाव पैदा होता है। हमें लगता है कि हमारे पास बहुत कुछ कम है, हमारे पास पूर्ति है नहीं। बाजार में जो सामान है उसके अनुपात में हमारे घर में जो सामान है, हमारे पास जो सामान है, वो बहुत कम है। चाह का मतलब ही अभाव है। अभाव से हमारे मन में इच्छाएं पैदा होती है। हम और अधिक प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में जागृत होती है। बाजार का जादू है, वो आंखों के रास्ते काम करता है। अगला प्रश्न है कि बाजार का जादू किस रास्ते काम करता है? आंख के रास्ते काम करता है। अगला प्रश्न, फैंसी चीज़ों की बहुतायत आराम में मदद नहीं बल्कि खलल पैदा करती है। जो चीज़ें दिखने में अच्छी हैं, दिखने में सुंदर हैं, लेकिन गुण नहीं हैं, तो ऐसी चीज़ें क्या करेंगी? नुकसान ही तो करेंगी, उनसे कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है। बाजार के जादू की जकड़ से बचने का एक सीधा सा तरीका बताया कि मन खाली हो तो बाजार मत जाओ। बाजार जाओ तो मन खाली नहीं रहना चाहिए। बाजार हम आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जाते हैं। हमें जो वस्तु चाहिए होती है उस वस्तु को हम प्राप्त करने के लिए बाजार जाते हैं। तो बाजार जाएं तो हमें इस बात का ध्यान होना चाहिए कि हमें क्या चाहिए। हमें अगर 5 रुपए का एक पेन चाहिए, 10 रुपए का एक पेन चाहिए, तो हम फिक्स करके जाएं कि मुझे ये पेन लेकर आना है। हम किसी बुक स्टोर पर जाएंगे, वहाँ से एक पेन लेंगे और अपना काम पूरा हुआ, हमने जो चाहिए था वो ले लिया और हम वापस आ जाएंगे। तो बाजार हमारा शोषण नहीं कर पाएगा। बाजार के शोषण से अगर बचना है, बाजार के चंगुल से यदि बचना है, बाजार के लालच में उलझना नहीं है, इसलिए मन खाली नहीं रहना चाहिए। मन के भरे रहने का मतलब है कि एक निश्चित हमारे मन में विचार होना चाहिए कि हमें बाजार से क्या चाहिए। 14वां प्रश्न देखिए कि लू का लूपन कब व्यर्थ हो जाता है? जब पानी भीतर होता है। गर्मी के समय में, लू का समय जो है, उस समय अगर हमें बाहर जाना हो तो हमें पानी पीकर जाना चाहिए। पानी भीतर रहेगा तो लू का जो बाहरी प्रभाव है, जो हमारे हृदय के अंदर तक झकझोर देने वाला, वो दुष्प्रभाव हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। बाजार कब फैला रह जाता है? जब मन लक्ष्य से भरा हो। मन में एक निश्चित लक्ष्य होना चाहिए। मन में यदि लक्ष्य है, मन लक्ष्य से भरा हुआ है, हमारी मंजिल फिक्स है कि हमें क्या चाहिए, तो फिर बाजार हमें प्रभावित नहीं कर पाएगा। बाजार की 16वां प्रश्न देखिए कि बाजार की असली कृतार्थता क्या बताई गई है? आवश्यकता के समय काम आना बाजार की असली कृतार्थता है। बाजार की कृपा है। हमें जिस तत्व की आवश्यकता थी और वो तत्व हमें बाजार में मिल गया, जो वस्तु हमें चाहिए थी वो वस्तु उचित दाम में हमें मिल गई, तो बाजार हम पर कृपा कर रहा है, हम कृतार्थ हुए हैं। बाजार से हमें सुई चाहिए और सुई ना मिले बाजार में, तो हमारे लिए बाजार किस काम का है? हमारे लिए बाजार कोई उपयोगी नहीं है वो। यानी हमें अगर तत्व जो चाहिए, जो वस्तु बाजार से चाहिए, वो उचित रेट में एक संतुलित वस्तु हमें मिल जाती है, तब हम कह सकते हैं कि बाजार हमारे लिए उपयोगी है। वरना हम कैसे मान लें कि बाजार हमारे लिए उपयोगी है? आवश्यकता के समय काम जो नहीं आए वो सच्चा मित्र कैसे हो सकता है? ऐसे बाजार हमारा मित्र कब बनेगा? जब हम आवश्यकता के समय बाजार जाएंगे और जो तत्व हमें, जो वस्तु चाहिएगी, वो बाजार से हमें मिल जाए। इस पाठ में 17वां प्रश्न देखिए, शून्य होने का अधिकार किसे बताया है? परमात्मा को। शून्य मतलब पूर्ण होने का।
कुछ भी कमी उसमें शेष नहीं रह जाएगी। फिर पूर्ण हो गया, उसके पास अभाव नहीं है, वो फिर कमी रहित तो हो गया ना, कमी है ही नहीं उसके पास। सनातन भाव से संपूर्ण बताया परमात्मा को। किसकी राह रेगिस्तान को जाती हुई इस पाठ में बताई गई है कि तप की राह रेगिस्तान को जाती है। तप की राह कठोरता कि मन को दबाने की बात से जोड़कर देखा गया, बाजार से जोड़कर देखा गया है। वह अखिल का अंग है, खुद कुल नहीं। कुल मतलब संपूर्ण, अखिल नहीं है। यह बात किसके लिए कही गई है? मन के लिए, कि मन है। अखिल कौन है? अखिल ईश्वर है। मन है वो ईश्वर का अंश है। मन स्वयं अपने आप में पूर्ण नहीं है। पूर्ण तो केवल, पूर्ण होने का अधिकार केवल ईश्वर को है। हम अपूर्ण लोग हैं, हम अपूर्ण हैं। हमारे पास आत्मा है, पूर्णता के लिए परमात्मा चाहिए। इसलिए मन को बताया है कि मन है वो अखिल नहीं है, वह अखिल का अंग है। वह स्वयं कुल नहीं है। कुल मतलब संपूर्ण नहीं है, वह ईश्वर नहीं है। चूर्ण बेचने वाले का नाम है वो भगत जी बताया इस पाठ में। और कितने पैसे रोज कमाते हैं? तो 6 आने का जिक्र है, ध्यान करना। आना और पैसा अलग अलग है। या 6 आने का जिक्र किया गया है। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं, 16 आने होते हैं। तो 6 आने कमाते हैं। 6 आने मतलब 50 पैसे को कहते हैं 8 आना, 8 अन्नी। 25 पैसे को 4 आना, तो 37.5 पैसे हो गए। पर्सन आने के रूप में पूछा जाएगा, ध्यान करना। ऑप्शन आ सकता है, आने, पैसे, रुपए। हमारा उत्तर होगा आने। 23वां प्रश्न देखिए, भगत जी पर किसका जादू नहीं चल सकता? भगत जी बड़े सधे हुए व्यक्ति हैं, बड़े धीर गंभीर व्यक्ति हैं। बाजार उन पर असर नहीं करता है। बाजार का जो खराब माहौल जो बताया ना, वो भगत जी को प्रभावित नहीं कर सकता, क्योंकि उनका लक्ष्य से मन भरा हुआ है। और जिसका मन बाजार लक्ष्य से भरा होगा, उसे बाजार का जादू उस पर असर नहीं करेगा। जादू क्या है? आकर्षण है, आंख का धोखा है। 24वां प्रश्न देखिए, वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत गर्व में बिलखता ही छोड़ देता है। यह निर्मम व्यक्ति किसे कहा गया है? भगत जी को कहा गया है कि उनके मन में पैसे पर दया नहीं है। उन्हें जो चाहिए वो मिल जाए तभी तक बाजार उपयोगी है, और वो भी उचित रेट में मिले। ऐसा नहीं है कि वस्तु चाहिए, वो हमें मिल रही है, लेकिन उसकी कीमत बहुत बढ़ा चढ़ा कर हमसे ली जा रही है, तो फिर वो बाजार संपूर्णता में नहीं हो सकता। भगत जी बाजार में किस दुकान पर जाते हैं? पंसारी की दुकान पर जाते हैं, जहाँ से उन्हें काला नमक चाहिए होता है, जीरा चाहिए होता है, और लेते हैं और वापस आ जाते हैं। पंसारी की दुकान, जहाँ पर सामान्यतः छोटी बड़ी हर एक वस्तु हमारे जीवन की उपयोगी वस्तुएं मिल जाती हैं। 26वां प्रश्न देखिए, जो यह नहीं जानता कि बाजार से उसे क्या चाहिए, वह अपनी परचेजिंग पावर के गर्व से में बाजार को कैसी शक्ति देता है? वह विनाशी शैतानी शक्ति देता है, व्यंग्य की शक्ति देता है। जिसे ये नहीं पता कि मुझे बाजार से क्या चाहिए, वो बाजार को सच्चा लाभ नहीं दे सकता, और न बाजार से वो सच्चा लाभ उठा सकता है। बाजार में, पाठ में बाजार का ही नहीं, इतिहास का भी सत्य किसे माना गया है? एक की हानि में दूसरे का लाभ। अगर ग्राहक को घाटा हो रहा है तो दुकान वाले को फायदा हो रहा है। अगर ग्राहक लूटा जा रहा है तो बाजार उससे पैसे कमा रहा है। कपट की बढ़ती का अर्थ ही परस्पर सद्भाव की घटी है। अगर कपट बढ़ रहा है बाजार में, छल कपट, एक दूसरे को लूट लेने का भाव बढ़ा है, तो फिर सद्भावनाएं कम हो जाएंगी, घट जाएंगी। और इस पाठ में बताया है कि निर्बल ही धन की ओर झुकता है। बलवान व्यक्ति है वो धन की ओर नहीं झुकता है। एक प्रकार का आध्यात्मिक संकेत भी है। निर्बल है जिसके पास बल नहीं है। यहाँ बल धन का भी हो सकता है कि धन के बल का अगर जिसके पास अभाव है ना, वो धन के बल की ओर बढ़ता है। अन्य महत्वपूर्ण बड़े प्रश्नों की अगर हम बात करें तो कुछ एक प्रश्न देख लेने चाहिए। विद्यार्थियों को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो इस पाठ से बनाए गए हैं। हमारी अभिव्यक्ति अच्छी होनी चाहिए, सुधार करना है। बाजार के जादू की क्या मर्यादा बताई गई है? अगला प्रश्न, या बाजार घायल नहीं करेगा बल्कि कुछ आनंद देगा? तब बाजार कुछ घायल नहीं करेगा बल्कि आनंद ही देगा। बाजार हमें सच्चा आनंद कब प्रदान करता है?
जब हम बाजार से वास्तविक चीज़ कुछ लेकर आते हैं तब बाजार हमें सच्चा लाभ दे पाता है। जब मन खाली नहीं रहने का मतलब मन बंद रहना नहीं है। लेखक ने ऐसा कहकर जीवन दर्शन समझाया है। कैसा जीवन दर्शन समझाया? कि मन बंद नहीं, बंद रहने का अधिकार मनुष्य को नहीं है, क्योंकि मनुष्य संपूर्ण है नहीं, मनुष्य में अभाव तो है, कमी है। मन को बंद कर डालने की कोशिश अच्छी नहीं है, पाठ के अनुसार समझाइए। दाब देकर अगर किसी का, एक तो है हम मन को समझाएं और एक है दाब दिया जाए, मन को डांट दिया जाए। स्प्रिंग की तरह अगर उस पर दाब रहेगा तो दाब हटते ही वो क्या होगी, स्प्रिंग उछलेगी। तो मन को समझाना है कौन सी वस्तु हमारे लिए उपयोगी है, कौन सी उपयोगी नहीं है, कौन सी वस्तु हमें इस बाज़ार से चाहिए, हमारी आवश्यकताएं क्या हैं, उस आधार पर ही हम तय करें और मन को समझाने का प्रयास करें, समन करें। दमन नहीं, मन का हम दमन नहीं कर सकते। दमन करेंगे तो वे फिर नुकसान करेगा। 5वां प्रश्न है, चूर्ण बेचने वाले महाशय पर टिप्पणी। भगत जी कैसे विचार के हैं, उनका चरित्र कैसा है, बाजार के साथ वो कैसा व्यवहार करते हैं, इस बात पर हमें कुछ लिखना चाहिए। भगत जी को कभी रोग होते भी मैंने नहीं देखा। लेखक के ऐसा कहने का क्या कारण रहा है? अपने एक कहावत है कि 5 नुओं की कमाई। भगत जी अनावश्यक लूटते नहीं हैं। बाजार जाते हैं, बाजार से आवश्यकता का सामान लाते हैं, 6 आने की कमाई जब तक हो जाती है, नहीं होती है तब तक वो बाज़ार में रुकते हैं, चूर्ण बेचते हैं, एक नियत टाइम पर निकलते हैं। लेकिन जैसे ही 6 आने की कमाई हो गई उसके बाद वो बचा हुआ चूर्ण बच्चों को ऐसे ही प्रेम में बांट देते हैं, दुलार में, लाड में बांट देते हैं। लालच नहीं करते। हम लालच के वशीभूत हो जाएंगे तो अनेक अनेक पीड़ाएं हमारे मन को घेर लेंगी। भगत के चरित्र की विशेषताएं लिखनी है। भगत जी कैसे स्वभाव के व्यक्ति हैं? एक तो धीर गंभीर व्यक्ति हैं, एक लोभी लालची नहीं है, वो सधे हुए इंसान हैं, कोई लालच नाम ही नहीं है। एक सकारात्मक व्यक्ति है, बच्चों के प्रति अपार स्नेह भरा है उस व्यक्ति में। उस बाजार को कृतार्थ करते हैं, बाजार से सच्चा लाभ उठाते हैं। 8वां प्रश्न देखिए, यदि मन में निश्चित प्रतीति हो तो बाजार का आमंत्रण प्रभावित नहीं करता है। इस बात का उत्तर लिखना है। बाजार को सच्ची सार्थकता कौन दे सकता है? जो ये जानता है कि मुझे बाजार से क्या चाहिए, वही व्यक्ति बाजार को सच्ची सार्थकता देता है। कौन लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं? जिसे यह नहीं पता कि बाजार से मुझे क्या चाहिए, अनावश्यक वस्तुएं घर पर लाते रहते हैं, क्रय करते रहते हैं, लाकर एक कचरे का ढेर बना देते हैं। अनावश्यक चीज़ें बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं। और बाजारूपन है ना, कोई अच्छी चीज़ नहीं है। बाजारूपन हो जाना एक बुरा, एक नकारात्मक प्रभाव डालता है। अगला प्रश्न, बाजार में सद्भाव घटने पर लोग एक दूसरे को ठगने का व्यवहार करते हैं, एक दूसरे को लूटने का व्यवहार करते हैं। हम बाजारवद से कैसे मुक्त हो सकते हैं? बाजार से हम आवश्यकताओं की वस्तुएं लेंगे, हम अनेक अनेक विज्ञापन देखकर बाजार की ओर आकर्षित होते हैं, इससे बाजारवादी तो बढ़ता है, इससे बाजार का एक बाजारूपन ही तो बढ़ता है, इससे एक नकारात्मक धारणा ही तो बढ़ती है, बुराई पनप रही है इससे। हमें इन चीज़ों को समझना है, समझकर बाजार का उपयोग करना है। बाजार हमारे लिए बने हैं, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बने हैं। आवश्यकताओं की पूर्ति तक ही बाजार की ओर हमें ध्यान देना चाहिए, वरना बाजार ही सत्य नहीं है। केवल इसलिए तो आप मनुष्य पैदा नहीं हुआ कि वो धन कमाएगा, जाएगा बाजार से सब कुछ खरीद कर ले आएगा, इसलिए थोड़ी पैदा हुआ है। बाजार एक और रोजगार और व्यापार के अवसर देता है, तो वहीं दूसरी ओर वो अपनी गिरफ्त में जनता को लेता रहता है। अपने शब्दों में उत्तर दीजिए। एक प्रश्न इस प्रकार का निश्चित रूप से परीक्षा में पूछा जाता है आजकल कि अपने शब्दों में उत्तर दीजिए, अपने विचार रखने हैं। अपने शब्दों की बात है तो अपने विचार रखने चाहिए, अपने मन की बात रखनी चाहिए। कुछ विशेष बात दी गई है कि ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है। जो ऐसे बाजार का पोषण करता है उसका जो शास्त्र बना हुआ है वह शास्त्र अर्थशास्त्र सरासर औंधा है, वह मायावी शास्त्र है, वह अर्थशास्त्र ही नहीं है, वह तो अनीति शास्त्र है। तो
ये था हमारा जैनेंद्र के पाठ से हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया था। निश्चित रूप से आपको ये परीक्षा के लिए उपयोगी नज़र आएंगे और उपयोगी लगे तो हमें इनके नोट्स बना लेने चाहिए, इन छोटे प्रश्नों को देखना चाहिए और अच्छे प्रश्नों को लेकर, इन पाठों की समरी लेकर, इन मूल पाठों को लेकर अनेक अनेक तरीके से इस पाठ को समझने का हम प्रयास करेंगे। आवश्यकता के अनुसार हाँ, आप हमारे इस चैनल को देख सकते हैं। जितनी ज़रूरत हो उस हिसाब से यहाँ से आप कुछ अपने लिए कलेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।